बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो इन्वेंट्रीज से रिलेटेड है। हम इन्वेंट्री के टॉपिक को आजकल पढ़ रहे हैं तो उसी की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उससे आज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं। लास्ट वीडियो में हमने इनको टर्म्स के बारे में बात की थी। इनको टर्म्स यानी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, ठीक है। अब किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि ये तो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हैं यहाँ पे, यानी कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो इंटरनेशनली कर रहे हैं, यानी कि बायर किसी और कंट्री में हो, सेलर किसी और कंट्री में हो और उन दोनों के दरमियान कोई ट्रेड हो रही हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स जो हैं वो यूज होती हैं इंटरनेशनली, लेकिन ये लोकल डोमेस्टिक ट्रेड के लिए भी यूज हो सकती हैं। इसमें हम सिंपली जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर देंगे और बाकी जो एलिमेंट्स एप्लीकेबल हैं वो एज इट इज यूज हो जाएंगे। यानी कि जो इंपोर्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं या एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई इंपोर्ट ड्यूटीज होंगी, कोई कस्टम ड्यूटीज होंगी, तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी अगर आप लोकली ट्रेड कर रहे हैं, लोकल डोमेस्टिक ट्रेड। तो बाकी सारी ट्रांसपोर्टेशन अब इसमें एप्लीकेबल होगी। कोई हैंडलिंग अनहैंडलिंग चार्जेस हैं, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं, वो सब उसी तरीके से एप्लीकेबल होंगे। तो उसमें इंटरनेशनल एलिमेंट जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा लोकल डोमेस्टिक ट्रेड के लिए, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो एप्लीकेबल हैं वो वैसे ही एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये इनको टर्म्स जो हैं डोमेस्टिक ट्रेड के लिए भी यूज हो सकती हैं। अच्छा, अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि बायर और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन हो और उनको ये पता चल सके कि किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर गुड्स की जो है ओनरशिप या टाइटल जो है ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेलर टू बायर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको टर्म्स यूज की जाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। अब डिस्कशन करते हैं आज जो इन्वेंट्री से रिलेटेड हमने डिस्कशन करनी है। अक्सर इन्वेंट्रीज की परचेज में ये देखा गया है कि सेल्स टैक्स भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे दूं सेल्स टैक्स की, ठीक है, और फिर हम उसके बाद रिकॉर्डिंग देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग अगर सेल्स टैक्स है तो किस तरीके से की जाएगी। अच्छा, देखिए सेल्स टैक्स जो है वो क्या होता है कि उसको कभी कभी वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये समझेंगे ये दोनों सेम है। होता ये है कि जब कभी सेल की जाएगी तो उस पे एक टैक्स लेवी किया जाएगा उस सेल्स अमाउंट के ऊपर, और वो जो सेलर है वो कलेक्ट करेगा ये अमाउंट परचेजर से, ठीक है। और जो सेल्स टैक्स का अमाउंट होगा वो पे कर देगा टैक्स अथॉरिटी को। हर कंट्री के अंदर एक टैक्स अथॉरिटी होती है, और जैसे पाकिस्तान में हम हैं तो पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये टैक्स अथॉरिटी है। यूएई में फेडरल टैक्स अथॉरिटी एफटीए के नाम से वो सारे टैक्सेस को मैनेज कर रही है। इसी तरह से सऊदी अरब में भी एक टैक्स अथॉरिटी है, यूएस में भी एक टैक्स अथॉरिटी है, यूके में भी एक टैक्स अथॉरिटी है, इंडिया में भी एक टैक्स अथॉरिटी है, ठीक है। तो हर कंट्री में एक टैक्स अथॉरिटी होती है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, और वो सारे टैक्स कलेक्शन को पूरे कंट्री में मैनेज करती है। अच्छा, अब सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, ये जो टैक्स है ये लेवी किया जाता है कंजम्पशन पे, टोटल कंजम्पशन इन द कंट्री। कंजम्पशन का मतलब है कि जो भी चीज आप खरीदते हैं अपने कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, तो उसके ऊपर एक सेल्स टैक्स जो है वो लेवी किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लें आप, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी कंजम्पशन आप करेंगे गुड्स की या सर्विसेज की, उसके ऊपर एक परसेंटेज कंप्यूट की जाती है, इसे कहते हैं सेल्स टैक्स, और वो कलेक्ट करता है सेलर एट द पॉइंट ऑफ सेल्स। जब भी सेल्स होगी वो सेल्स टैक्स का अमाउंट कलेक्ट कर लेगा और जाके गवर्नमेंट की जो टैक्स अथॉरिटी है उसको सबमिट कर देगा। और ये प्रोसेस जो है मंथली फॉलो किया जाता है। नॉर्मली हर मंथली जो है वो मंथली रिटर्न्स फाइल होते हैं टैक्स अथॉरिटी को, और उसमें जितना भी सेल्स टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो सारा का सारा सबमिट कर दिया जाता है टैक्स अथॉरिटी को, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स टैक्स और वैट जो है इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं अभी हम, ठीक है।
हमारी इस एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, अभी तक हमने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी है, हम अपनी अज्यूम कर रहे हैं कि वी आर अ ट्रेडर। ट्रेडर ये होता है कि जो सेल कर रहा है और परचेज कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। ठीक है, जो चीजें हम परचेज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हुई होंगी। ठीक है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि एक मैन्युफैक्चरर है और एक रिटेलर है। रिटेलर वो होता है जो सेल परचेज कर रहा होता है, आप समझ लें ट्रेडर, और फिर वो एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक टैक्स अथॉरिटी भी है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर जो है, ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने समझाना है आपको कि सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स ये किस तरह से ऑपरेट होता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने एक आइटम मैन्युफैक्चर किया और उसने उसको सेल कर दिया रिटेलर को, और उसने सेल प्राइस जो चार्ज करी वो 1000 रुपीज चार्ज करी, और उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स, हमारे अज्यूमिंग के 17% जो है ना फ्लैट रेट है सबके लिए सेल्स टैक्स का। तो उसने 1000 की जो सेल्स प्राइस थी उसके ऊपर 17% टैक्स अप्लाई किया, सेल्स टैक्स, और उसने जो प्राइस चार्ज करी टोटल प्राइस वो 1170, यानी कि सेल्स प्राइस प्लस सेल्स टैक्स ये चार्ज कर दिया रिटेलर से और कलेक्ट कर लिया ये अमाउंट। ठीक है, अब जो ये अमाउंट उसने कलेक्ट किया 1170 का अमाउंट उसने कलेक्ट किया, इसमें 170 का अमाउंट जो है ये इसने टैक्स अथॉरिटी को पे कर दिया। सही है। अच्छा, अब वो आइटम जो आ गया वो रिटेलर के पास है, रिटेलर इसको सेल करता है एंड कंज्यूमर को। एंड कंज्यूमर को जब उसने सेल किया तो उसने सेल प्राइस बढ़ाई थी अपनी, कुछ उसका प्रॉफिट भी होता है, उसका मार्जिन भी होता है, तो उसने जो प्राइस चार्ज करी वो 1500 की थी। अब 1500 की प्राइस के ऊपर इसको भी सेल्स टैक्स 17% अप्लाई करना पड़ेगा। जो टोटल प्राइस होगी वो होगी इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, वो होगी 1755। ठीक है, 1755 की इसने सेल कर दी एंड कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर ने इसको 1755 पे कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक सेल हुई है, रिटेलर ने भी एक सेल किया, तो अब इसको भी सेल्स टैक्स अपना पे करना पड़ेगा टैक्स अथॉरिटी को। ये कैसे पे करेगा? ये ऐसे पे करेगा कि देखें आप, इसने ऑलरेडी 170 का सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया और मैन्युफैक्चरर ने वो जाके टैक्स अथॉरिटी में जमा करा दिया। तो इसका मतलब 255, ये जो 1500 की प्राइस पे सेल्स टैक्स कैलकुलेट हुआ था वो 255 का था। 255 का टोटल सेल्स टैक्स है 1500 प्राइस के ऊपर। तो 255 में से 170 ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को पे कर चुका है। जो रिमेनिंग होगा 85, यानी कि आप यहाँ देखें कि 255 माइनस 170 इज इक्वल टू 85, तो ये 85 जो है ये टैक्स अथॉरिटी को पे कर देगा। अच्छा, अब टोटल टैक्स कलेक्ट जो किया टैक्स अथॉरिटी ने वो 255 किया, लेकिन आप देखें कि ये पे किसने किया? अल्टीमेटली ये सारा का सारा पास ऑन हो गया एंड कंज्यूमर को। जो अल्टीमेटली जिसने बेयर किया है ये सेल्स टैक्स वो है एंड कंज्यूमर। इसलिए हम कहते हैं कि ये कंजम्पशन के ऊपर टैक्स है, क्योंकि एंड कंज्यूमर ने ये आइटम खरीदा है कंज्यूम करने के लिए, तो उसने ये सेल्स टैक्स बेयर किया है 255 का। अब देखें यहाँ मैन्युफैक्चरर ने भी कोई सेल्स टैक्स बेयर नहीं किया, रिटेलर ने भी नहीं किया, इन लोगों ने ये सिर्फ पास ऑन करने के लिए होते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने ये पास ऑन किया रिटेलर को, रिटेलर ने ये पास ऑन किया एंड कंज्यूमर को, और दोनों ने अपना अपना हिस्सा जो भी उन्होंने कलेक्ट किया था वो जाके टैक्स अथॉरिटी को उन्होंने पे कर दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जिसने बेयर किया वो है एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो ये थी वैट की या सेल्स टैक्स की एग्जांपल। अब हम चलते हैं जर्नल एंट्रीज में। तो वैट की डिस्कशन हमारी हो गई, अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। वैट और सेल्स टैक्स के लिए आपको इतना याद रखना है कि हर पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर ये जनरेट होगा और ये अल्टीमेटली पास ऑन हो जाएगा एंड कंज्यूमर को। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग अभी हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन वैट के लिए आपको ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जर्नल एंट्रीज की, जिसमें हम ये देखेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, और फिर हम उसके बाद ये देखेंगे कि जब ये टैक्स अथॉरिटी को पेमेंट होगी तो वो कैसे होगी। ठीक है, अच्छा, ये एक एग्जांपल है। ABC कंपनी सोल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग
50,000 for rupees 120,000 for credit of 30 days to B company, sales tax or VAT at the rate 17% is applicable. Both the companies are registered with tax authority. अच्छा, ये जो है ना, मैं एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, बोथ द बिजनेसेस और कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद टैक्स अथॉरिटी। इसका मतलब है कि बायर भी जो है सेल्स टैक्स पे करता है, सेलर भी सेल्स टैक्स पे करता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें एक चीज आएगी आगे चल के कि अगर कोई एक कंपनी या कोई एक बिजनेस सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल को सिंपल रखते हैं और इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास जो है एक सेलर है, एक बायर है। ABC कंपनी इज द सेलर एंड B कंपनी इज द बायर। ठीक है, तो पहले देखते हैं सेल्स कैसे रिकॉर्ड होती है। अच्छा, सेल्स की एंट्री आपको पता है, अकाउंट रिसीवेबल आप डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। सेल्स वैल्यू जो है 120,000, ये सेल्स वैल्यू है, तो इससे सेल्स जो है ना, पूरा सेल्स का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा 120,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 17% सेल्स टैक्स भी है, सेल्स टैक्स या वैट कह लें आप, 17%। तो सेल्स टैक्स कैलकुलेट होगा इस 120,000 पे, जो कि 17% है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। 17% ऑफ 120,000 इज 20,400। तो यहाँ पे सेल्स टैक्स या वैट एक अकाउंट होता है, इसको आप क्रेडिट करेंगे। ये लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, क्योंकि ये सेल्स टैक्स आपने पे करना है टैक्स अथॉरिटी को, तो आप अपनी लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे सेल्स टैक्स की। ठीक है, और ये अमाउंट आपने पूरा का पूरा कलेक्ट करना है, किससे, अपने जिसको आपने सेल की है बी कंपनी को, तो अपना अकाउंट रिसीवेबल आप डेबिट कर देंगे टोटल अमाउंट से, जो सेल्स वैल्यू प्लस सेल्स टैक्स। ये देखें 140,400 से मैंने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। अच्छा, इसके साथ साथ आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री करनी है, वो आपको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर देंगे, इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब आ जाए आप बायर के पास, बायर की बुक्स में। बायर के बुक्स में क्या होगा, बायर भी सेल्स टैक्स पे करता है, बायर भी रजिस्टर्ड है, बी कंपनी भी रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में। तो वो क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको सप्लाई चेन समझाई थी सेल्स टैक्स के लिए, उसमें समझ लें ये रिटेलर है। अब इसने क्या किया, जो इन्वेंट्री है, ये इसने परचेज किया इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री को ये डेबिट करेगा 120,000 से। सेल्स टैक्स, ये सेल्स टैक्स है इसके पास, इसने जो 17% सेल्स टैक्स परचेज, इन्वेंट्री की परचेज में दिया है सेलर को, ये इसने रिकवर भी करना है। और रिकवर किससे करेगा, ये रिकवर करेगा एंड कंज्यूमर से जब ये सेल करेगा। ठीक है, आप उस एग्जांपल को याद करें कि रिटेलर ने एंड कंज्यूमर को सेल किया, तो अब इसके पास ये सेल्स टैक्स जो है ये एक रिकवरेबल नेचर का है, यानी कि ये एक एसेट है। तो यहाँ पे इसने सेल्स टैक्स को या वैट के अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, और कंप्लीट अमाउंट इसने ये पे करना है एबीसी कंपनी को, तो इसने अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर दिया, अपनी लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री हो गई बायर की बुक्स में। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं ये बताऊं कि ये जो सेल्स टैक्स होता है, इसको जब सेलर इसको रिकॉर्ड करता है तो ये उसके लिए होता है आउटपुट टैक्स कहलाता है, और जब बायर उसको रिकॉर्ड करता है तो ये उसका इनपुट टैक्स कहलाता है। ठीक है, ये चीजें अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको सिर्फ एक ही अकाउंट से डिनोट किया है, सेल्स टैक्स, वरना ये आप कंपनीज में देखेंगे तो आपको दो अकाउंट नजर आएंगे, एक इनपुट टैक्स का अकाउंट नजर आएगा और एक आउटपुट टैक्स का अकाउंट नजर आएगा। आउटपुट टैक्स का वो अकाउंट होता है जिसमें आप सारी सेल्स करते हैं और सेल्स टैक्स जो आपने कलेक्ट किया होता है कस्टमर से, वो सारा आप रिकॉर्ड करते हैं जो सेल्स के ऊपर होता है। ठीक है, और इनपुट टैक्स वो होता है जितनी भी आपने परचेजेस किए हैं और आपने सेल्स टैक्स पे किया है, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं इनपुट टैक्स के तौर पे, इनपुट टैक्स के अकाउंट में। ठीक है, खैर इसकी डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है, अभी आप ये समझ लें कि बायर और सेलर की बुक्स में अगर सेल्स टैक्स इन्वॉल्व है तो एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि सेलर की बुक्स में क्या एंट्री हुई है और बायर की बुक्स में क्या एंट्री हुई है।
अब देखते हैं अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन को। अब सेकंड ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। उसमें यह है कि बी कंपनी रिटर्न इन्वेंट्री फॉर ₹20,000 ड्यू टू द रीजन दैट इट वाज रॉन्गली ऑर्डर्ड। बी कंपनी जो कि बायर थी उसने कुछ इन्वेंट्री रिटर्न कर दी है ऑन द रीजन के वो रॉन्गली उसने ऑर्डर कर दी थी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारी अजम्पशन ये है कि कोई इन्वेंट्री में डैमेज नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, वो सिंपली उन्होंने ज्यादा ऑर्डर कर दी थी इसलिए उन्होंने कुछ इन्वेंट्री वापस कर दी। अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? ठीक है, हमने देखा था। अच्छा, इसमें सेल्स टैक्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, उसी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की कंटिन्यूएशन है ये, तो सेल्स टैक्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो हमें उसको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये अकाउंट फॉर किस तरह से होगा। ठीक है, देखिए सेल्स रिटर्न की एंट्री आपको पता है, आपको हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल्स रिटर्न जब भी होता है हम सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट कर देते हैं। हमें सेल्स वैल्यू पता है 20,000, तो हमने सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, और क्रेडिट हमें करना है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, लेकिन हमारे पास सेल्स टैक्स भी है इसके अंदर, तो हमें सेल्स टैक्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे 17% इसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर जितने की सेल्स रिटर्न हुई है। ठीक है, ये मैंने देखें 17% कैलकुलेट किया हुआ है। 20,000 का 17% है 3,400, तो उससे ही हम अपने सेल्स टैक्स को डेबिट करेंगे, सेल्स टैक्स या वैट अकाउंट को डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल से पूरा अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न की। ठीक है, इन्वॉल्विंग सेल्स टैक्स। ठीक है, ये हमने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी एंट्री हमें करनी होती है। जब भी कोई सेल्स रिटर्न हो तो हमें जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी रिवर्स करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एंट्री कर देंगे हम। ये एंट्री गलत लिखी हुई थी तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास वापस आ गई है, और COGS को जो हमने पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट की थी उसको क्रेडिट कर देंगे, तो कॉस्ट रिवर्स हो गई। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई हमारे पास। अच्छा, ये अमाउंट आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। ये सेल्स रिटर्न वैल्यू है, ये टोटल सेल्स वैल्यू है, ये कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री सोल्ड है, तो इससे आप प्रोरेट करके जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है जो रिटर्न हुई है उसका अमाउंट आप कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं कि यही एंट्री जो बायर था उसकी बुक्स में कैसे होगी। उसकी बुक्स में बिल्कुल इसका रिवर्स होगा। ठीक है, देखें उसकी लायबिलिटी, उसकी इन्वेंट्री उसने वापस की है, उसके लिए तो इन्वेंट्री कॉस्ट यही 20,000 है। ठीक है, उसको नहीं पता कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी। ठीक है, उसके लिए तो 20,000 उसने परचेज की है, वो सिंपली इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देगा, और जो है जो सेल्स टैक्स उसने इसके ऊपर पे किया होगा या करना है उसको वो क्रेडिट कर देगा। ठीक है, और जो अकाउंट्स पेएबल है क्योंकि उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, और आपको पता है कि जब भी इस तरह से कुछ होता है तो जो सेलर है वो एक क्रेडिट मेमो इशू करता है और बायर जो है वो डेबिट मेमोरेंडम इशू करता है। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही, ऑलरेडी आपको पता है। तो अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर दिया, सेल्स टैक्स और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया उन्हीं अमाउंट से जो भी हमने देखे हैं। ये 3,420,000 के ऊपर 17% का ये सेल्स टैक्स है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हो गई हमारे पास अगर तो सेल्स जो है रिटर्न हो रही है इन्वॉल्विंग सेल्स टैक्स। ठीक है, तो ये एंट्री होगी बायर की बुक्स में। ठीक है, अच्छा, ये ट्रांजैक्शंस जो हम देख रहे हैं इन्वेंट्री की, हमने इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस जो कवर की अब तक, उसमें हमने सेल्स, क्रेडिट सेल्स, परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और डिस्काउंट्स, और डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन देख ली, और उसके साथ साथ हमने लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और हैंडलिंग चार्जेस इसकी ट्रांजैक्शन देखी थी, और आज हमने ट्रांजैक्शन देखी है कि अगर सेल्स टैक्स या वैट इन्वॉल्व हो तो फिर अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक अगर आपको इन्वेंट्री के टॉपिक में कोई भी
क्वेश्चन है तो आप वीडियो पे कमेंट करें, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करें, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। और जो है इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू।